हेलो एवरीवन। आज की कहानी है निधि की दुनिया। कहानी अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और प्यार भरी कहानी चैनल को सब्सक्राइब करें। रूप और गुण की धनी थी निधि। घर के सभी सदस्य चाहते थे कि बहन निशा की तरह वह भी अपनी गृहस्थी की दुनिया बसा ले, लेकिन निधि के शादी न करने के प्रण से सभी चिंतित थे। पर अचानक ऐसा क्या हुआ जिसने उसके अस्तित्व को ही झकझोर दिया। निशा और देव एक सप्ताह पहले ही शिमला से लौटे हैं। निशा अपनी बड़ी बहन निधि को जोशीले अंदाज में अपने खट्टे मीठे अनुभव सुना रही है। निधि की पूरी दिलचस्पी निशा की बातों में है। देव दीवान पर लेटा लेटा कभी निशा की कोई बात सुनकर मुस्कुरा पड़ता तो कभी छोटी सी झपकी का मजा ले लेता। देव की सास कमला रसोई में खाना गर्म करने गई, लेकिन सारा खाना निधि पहले ही बना चुकी है। सारा भोजन देव की पसंद को ध्यान में रखकर बनाया गया है। पुराने अनुभवों के आधार पर देव के लिए अंदाजा लगाना कठिन नहीं था। ससुराल में देव की खूब खातिरदारी होती और इसका पूरा श्रेय उसकी बड़ी साली निधि को ही जाता। निशा अपनी बड़ी बहन निधि के बहुत करीब है, क्योंकि वह उसकी सबसे अच्छी सहेली और मार्गदर्शक दोनों है। शायद ही कोई बात वह अपनी बड़ी बहन से छिपाती है। उनकी सलाह के खिलाफ निशा से कुछ करवा लेना असंभव सा ही है। हमें पहला बच्चा शादी के 2 साल बाद करना चाहिए। हमारी शादी के सप्ताह भर बाद ही निशा ने शर्माते हुए अपनी इच्छा बताई तो मैं हंस पड़ा। मैं तो इतना लंबा इंतजार नहीं कर सकता हूँ। उसे छेड़ने के लिए मैंने उसकी इच्छा का विरोध किया। देव, मेरा ऐसा कहने के पीछे एक कारण है। क्या इन पहले 2 सालों में हम अपने वैवाहिक जीवन का भरपूर मजा लेंगे? देव, अगर मैं जल्दी माँ बनने के झंझट में फंस गई तो हो सकता है तुम इधर उधर ताक झांक करने लगो और वह हरकत मुझसे कतई बर्दाश्त नहीं होगी। यह कैसी बेकार की बातें मुंह से निकाल रही हो। उसे सचमुच परेशान देखकर मैं खिंच उठा। मेरी दीदी हमेशा मुझे यही सलाह देती है। तो यह बात तुम्हारी दीदी ने तुम्हारे दिमाग में डाली है? जी हाँ, और वह गलत नहीं है। चलो मान लिया कि वह गलत नहीं है, पर एक बात बताओ, क्या तुम हर तरह की बातें अपनी दीदी से कर लेती हो? बिल्कुल कर लेती हूँ। वह बातें भी जो बंद कमरे में हमारे बीच होती हैं। मैंने चुटकी ली। जी नहीं। वैसे मुझे उसके इनकार पर उस दिन भरोसा नहीं हुआ, क्योंकि मेरा सवाल सुनकर उसके हाव भाव वैसे हो गए थे जैसे चोरी करने वाले बच्चे को रंगे हाथों पकड़े जाने पर होते हैं। इस बात की पुष्टि अनेक मौकों पर हो चुकी थी कि निशा अपनी बड़ी बहन को हर बात बताती है। इससे मैं और मेरे परिवार वाले परेशान नहीं हैं, क्योंकि निधि बेहद समझदार और गुणवान है। मैं उन्हें अपने परिवार का मजबूत सहारा मानता हूँ, टांग अड़ाकर परेशानी खड़ी करने वाला रिश्तेदार नहीं। निधि के पास न रंग रूप की कमी है न गुणों की। कमाती भी अच्छा है, पर दुर्भाग्य की बात यह है कि बिना शादी किए ही वह खुद को विधवा मानती है। अविनाश नाम के जिस युवक को वह किशोरा अवस्था से प्रेम करती थी, करीब 2 साल पहले उसका एक सड़क दुर्घटना में देहांत हो गया। इस सदमे के कारण निधि ने कभी शादी न करने का फैसला कर लिया। किसी के भी समझाने का निधि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मेरे माता पिता ने भी उन्हें शादी करने के लिए राजी करने की कोशिश दिल से की थी। तब उनका कहना था, मेरी तकदीर में अपनी घर गृहस्थी के सुख लिखे होते तो मैं जिसे अपना जीवन साथी बनाना चाहती थी वह मुझे यूं छोड़कर नहीं जाता। अविनाश की जगह मैं किसी और को कभी नहीं दे सकती। करीब महीने भर पहले मेरा जन्मदिन था। निधि ने कमीज पैंट और मैचिंग टाई का उपहार मुझे दिया था। थैंक यू बड़ी साली साहिबा। मैंने मुस्कुराते हुए उपहार स्वीकार किया और फिर भावुक लहजे में बोला, मुझे आपसे एक तोहफा और चाहिए। आशा है कि आप मना नहीं करोगी। बिल्कुल नहीं करूंगी, उन्होंने आत्मविश्वास भरे स्वर में फौरन जवाब दिया। आप शादी कर लो प्लीज, मैंने विनती की। पहले तो वह चौंकी, फिर उनकी आंखों में गंभीरता के भाव उपजे और अगले ही वह पल खिलखिलाकर हंस पड़ी।
सॉरी देव, उपहार तुम्हें अपने लिए मांगना था। मेरा शादी करना तुम्हारे लिए गिफ्ट कैसे बन सकता है? आपका अकेलापन दूर हो जाए, इससे बड़ा गिफ्ट मेरे लिए और कुछ नहीं हो सकता। तुम सबके होते हुए मुझे अकेलेपन का एहसास कैसे हो सकता है? निशा और मेरी बहन रिया के गले में बाहें डालकर निधि हंस पड़ी और मेरा प्रयास एक बार फिर बेकार चला गया। हमारे शिमला घूमकर आने के बाद निधि ने मुझे और निशा को पास बिठाकर एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा शुरू की थी। देव, तुमको भविष्य को ध्यान में रखकर अब चलना शुरू कर देना चाहिए। खर्चे संभल कर करना शुरू करो। बचत करोगे तो ही बच्चों को अच्छी शिक्षा दे पाओगे, अपने मकान में रह सकोगे। वह हमें इस तरह समझाते हुए काफी गंभीर नजर आ रही थी। हम दोनों नौकरी करते हैं, पर आज के समय में मकान खरीदना बड़ा महंगा हो गया है। अपने मकान में रहने का सपना जल्दी से पूरा होने का फिलहाल कोई मौका नहीं है। मैंने दबी आवाज में कहा, तुम दोनों क्या मुझे पराया समझते हो? उन्होंने फौरन आहत भाव से पूछा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तब अपने मकान का सपना पूरा करना तुम दोनों की ही नहीं बल्कि हम तीनों की जिम्मेदारी है। देव, आखिर मैं, माँ और तुम दोनों के अलावा और किसके लिए कमा रही हूँ? वह नाराज हो गई। उन्हें मनाने के लिए मुझे कहना पड़ा कि जल्दी ही हम 3 बेडरूम वाला फ्लैट बुक कराएंगे और उनकी आर्थिक सहायता शहर स्वीकार करेंगे। मेरे द्वारा वादा करा लेने के बाद ही उनका मूड सुधरा था। निशा और मेरे मन में उनके प्रति कृतज्ञता का बड़ा गहरा भाव है। हम दोनों उनके साथ बड़ी गहराई से जुड़े हुए हैं, तभी उनकी व्यक्तिगत जिंदगी का खालीपन हमें चुभता है। बाहर के लोगों के सामने वह सदा गंभीर बनी रहती है, पर हम दोनों से खूब खुली हुई है। उस दिन दोपहर का खाना सचमुच मेरी पसंद को ध्यान में रखकर निधि ने तैयार किया था। मैंने दिल खोलकर उनकी प्रशंसा की और वह प्रसन्न भाव से मंद मंद मुस्कुराती रही। खाना खाने के बाद मैंने 2 घंटे आराम किया। जब नींद खुली तो पाया कि शरीर यूं टूट रहा था मानो बुखार हो। कुछ देर बाद ठंड लगने लगी और घंटे के भीतर ही पूरा शरीर भट्टी की तरह जलने लगा। निधि दीदी जिद करके मुझे शाम को डॉक्टर के पास ले गई। हमें रात को घर लौट जाना था, पर उन्होंने जाने नहीं दिया। ज्यादा परेशान मत होइए आप, मैंने उन्हें समझाते हुए कहा। इस मौसम में यह बुखार मुझे हर साल पकड़ लेता है। 2-4 दिन में ठीक हो जाऊंगा। उनकी चिंता दूर करने के लिए मैंने अपनी आवाज में लापरवाही के भाव पैदा किए तो वह गुस्सा हो गई। देव, हर साल तुम बीमार नहीं पड़ोगे तो कौन पड़ेगा? उन्होंने मुझे डांटना शुरू किया। तुम्हारा न खाने का कोई समय है, न ही सोने का। दूध से तुम्हें एलर्जी है। फल खाने के बजाय तुम टिक्की और समोसे पर खर्च करना बेहतर मानते हो। अब अगर तुम नहीं सुधरे तो मैं तुमसे बोलना बंद कर दूंगी। दीदी, आप इतना गुस्सा मत करो। मैंने फौरन नाटकीय अंदाज में हाथ जोड़े। मैंने दूध पीना शुरू कर दिया है। आपके आदेश पर अब लंच भी ले जाने लगा हूँ। वैसे एक बात आप भी मेरी सुन लो। अगर कभी सचमुच आपने मुझसे बोलना छोड़ा तो मैं अनशन कर दूंगा, फिर मेरी मौत की जिम्मेदार। निधि ने आगे बढ़कर मेरे मुंह पर हाथ रख दिया और मेरे देखते ही देखते उनकी आंखों में आंसू झलक आए। इतने खराब शब्द फिर कभी अपनी जुबान पर मत लाना देव। किसी अपने को खोने की कल्पना भी मेरे लिए असहनीय पीड़ा बन जाती है। उनका गला भर आया। आई एम सॉरी। भावुक होकर मैंने उनका माथा चूमा और उनसे माफी मांगी। उन्होंने अचानक झटका दे अपना हाथ छुड़ाया और तेज चाल से चलती कमरे से बाहर निकल गई। और मैंने मन ही मन पक्का संकल्प किया कि आगे से ऐसी कोई बात मुंह से नहीं निकालूंगा जिसके कारण निधि के दिल में अविनाश की याद ताजा हो जाए और दिल पर लगा जख्म फिर से टिसकने लगे। अगले दिन सुबह भी मुझे तेज बुखार बना रहा। निशा को ऑफिस जाना जरूरी था। मेरी देखभाल के लिए निधि ने फौरन छुट्टी ले ली। उस दिन निधि के दिल की गहराइयों में मुझे झांकने का मौका मिला। उन्होंने अविनाश के बारे में मुझे बहुत कुछ बताया। कई बार वह रोई भी, फिर किसी अच्छी घटना की चर्चा करते हुए बेहद खुश हो जाती और अपने पहले प्रेमी के प्रति गहरे प्यार के भाव उनके हाव भाव में झलक उठते।
मुझे नहीं लगता कि निधि ने मेरे अलावा कभी किसी दूसरे से इन सब यादों को बांटा होगा। उन्होंने मुझे अपने बहुत करीब समझा। इस एहसास ने मेरे अहम को बड़ा सुख दिया। शाम को मेरी तबीयत ठीक रही, पर रात को फिर बुखार चढ़ गया। निशा भी अपने आप को ढीला महसूस कर रही थी, इसलिए वह मेरे पास सोने की बजाय अपनी माँ के पास जाकर सो गई। निधि को अब 2 मरीजों की देखभाल करनी थी। हम दोनों को उन्होंने जबरदस्ती थोड़ा सा खाना खिलाया। वह नहीं चाहती थी कि भूखे रहकर हम अपनी कमजोरी बढ़ाएं। रात 11 बजे के आसपास मेरा बुखार बहुत तेज हो गया। सब सो चुके थे, इसलिए मैं चुपचाप लेटा बेचैनी से करवटें बदलता रहा। नींद आ रही थी, पर तेज बदन दर्द के कारण मैं सो नहीं सका। शायद कुछ देर को आंख लग गई होगी, क्योंकि मुझे न तो निधि के कमरे में आने का पता लगा और न ही यह कि उन्होंने कब से मेरे माथे पर गीली पट्टियां रखनी शुरू की। तपते बुखार में गीली पट्टियों से बड़ी राहत महसूस हो रही थी। मैं आंखें खोलने को हुआ कि निधि ने मेरे बालों में उंगलियां फिराते हुए सिर में हल्की मालिश शुरू कर दी। इस कारण आंखें खोलने का इरादा मैंने कुछ देर के लिए टाल दिया। जिस बात ने मुझे बहुत जोर से कुछ देर बाद चौंकाया, वह निधि के होठों का मेरे माथे पर हल्का सा चुंबन अंकित करना था। इस चुंबन के कारण एक अजीब सी लहर मेरे पूरे बदन में दौड़ गई। मैं निधि के बदन से उठ रही महक के प्रति एकदम सचेत हुआ। उनकी नज़दीकी मेरे लिए बड़ा सुखद एहसास बनी हुई थी। मैंने झटके से आंखें खोल दी। निधि की आंखें बंद थी। वह न जाने किस दुनिया में खोई हुई थी। उनके चेहरे पर मुझे बड़ा सुकून और खुशी का भाव नजर आया। निधि अपने माथे पर रखे उनके हाथ को पकड़कर मैंने कोमल स्वर में उनका नाम पुकारा। निधि फौरन अपने सपनों की दुनिया से बाहर आई। मुझसे आंखें मिलते ही उन्होंने लाज से अपनी नजरें झुका ली। अपना हाथ छुड़ाने की उन्होंने कोशिश की, पर मेरी पकड़ मजबूत थी। निधि, तुम दिल की बहुत अच्छी हो, बहुत प्यारी हो, बड़ी सुंदर हो। इन भावुक शब्दों को मुंह से निकालने के लिए मुझे कोई कोशिश नहीं करनी पड़ी। जवाब में खामोश रहकर वह अपना हाथ छुड़ाने का प्रयास करती रही। एक बार फिर मैंने उसका हाथ चूमा तो उन्होंने अपना हाथ मेरे हाथ में ढीला कर दिया। मैं उठकर बैठ गया। निधि की आंखों में मैंने प्यार से झांका। वह मुझसे नजरें न मिला सकी। उन्होंने अपनी आंखें मूंद ली। निधि का रूप मुझे दीवाना बना रहा था। मैं उनके चेहरे की तरफ झुका। उनके गुलाबी होठों का निमंत्रण अस्वीकार करना मेरे लिए असंभव था। मेरे होठ उनके होठों से जुड़े तो उसे तेज झटका लगा। उनकी खुली आंखों में बेचैनी के भाव उभरे। कुछ कहने को उनके होठ फड़फड़ाए, पर शब्द कोई न मिला। निधि ने झटके से अपना हाथ छुड़ाया और कुर्सी से उठकर कमरे से बाहर चल पड़ी। मैंने उन्हें पुकारा, पर वह रुकी नहीं। मैं सारी रात सो नहीं सका। मन में अजीब सा अपराध बोध व बेचैनी के भावों के साथ साथ गुदगुदी सी भी थी। अगले दिन सुबह निधि अपनी माँ और निशा के साथ कमरे में आई और मैं काफी बेहतर महसूस कर रहा था। देव बेटे, एक खुशखबरी सुनो। निधि ने शादी के लिए हाँ कर दी है। यह खबर सुनाते हुए मेरी आंखों में खुशी के आंसू उभर आए। अरे, यह कैसे हुआ? मैंने चौंक कर निधि की तरफ अर्थपूर्ण दृष्टि से देखा। मुझे अचानक एहसास हुआ कि मेरे अंदर की औरत, जिसे मैं मरा समझती थी, जिंदा है और उसे जीने का भरपूर मौका देने के लिए मुझे अपनी अलग दुनिया बसानी ही पड़ेगी, जिसे मैं शान से कह सकूंगी कि ये निधि की दुनिया है। और मैं बहुत खुश हूँ देव। निधि ने मुझसे बेधड़क आंखें मिलाते हुए मुझे जवाब दिया। आपका फैसला बिल्कुल सही है, बधाई हो। अपनी बेचैनी को छिपाकर मैं मुस्कुरा पड़ा। थैंक यू देव, तुमने रात को मेरी आंखें खोलने में जो मदद की, उसके लिए मैं आजीवन तुम्हारी आभारी रहूंगी। निधि सहज भाव से मुस्कुरा उठी। देव, ऐसा क्या समझाया तुमने जो दीदी ने अपना कट्टर फैसला बदल लिया? निशा ने उत्सुक लहजे में सवाल पूछा। मैंने कुछ देर सोचने के बाद गंभीर लहजे में जवाब दिया। मेरे कारण निधि को शायद यह समझ में आ गया कि टेलीविजन धारावाहिक या फिल्में देखकर या फिर किसी दूसरे की घर गृहस्थी का हिस्सा बनकर जीने का असली आनंद नहीं लिया जा सकता। जिंदगी के कुछ अनुभव शेयर नहीं हो सकते और शेयर करने भी नहीं चाहिए। मैं ठीक कह रहा हूँ ना निधि जी? निधि से हाथ मिलाते हुए मैंने
उन्हें एक बार फिर शुभकामनाएं दी। वह प्रसन्नता से भरी ऑफिस में जाने की तैयारी में जुट गई। मैं भी अपने आप को अचानक बड़ा हल्का, तरोताजा और खुश महसूस कर रहा था। निशा का हाथ अपने हाथों में लेकर मैंने निधि को दिल से धन्यवाद दिया, क्योंकि उन्होंने मुझे बड़ी भूल व गलती की दलदल में फंसने से बचा लिया था। निधि के प्रति मेरे मन में आदर सम्मान के भाव पहले से भी ज़्यादा गहरे हो गए थे। फ्रेंड्स, अगर कहानी अच्छी लगे हो तो लाइक करें, शेयर करें और प्यार भरी कहानी चैनल को सब्सक्राइब करें।